हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, आज 29 जुलाई को एयरफोर्स का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है और आज के पहले शिफ्ट में पूछे गए सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों, आज के पहले शिफ्ट में इंग्लिश में जो 20 क्वेश्चन पूछे गए थे उनमें से टोटल 16 क्वेश्चन अभी तक मुझे मिले हैं। इसके अलावा जीके में आपके 10 क्वेश्चन आए थे, उनमें से 8 क्वेश्चन मुझे मिल चुके हैं। मैथ्स में आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनमें से 4 क्वेश्चन मिल चुके हैं और 3 से 4 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको करवाऊंगा। यहाँ पर दोस्तों, अगर आपका एग्जाम आगे आने वाले शिफ्टों में है या फिर अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए भी एयरफोर्स एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और सबसे खास बात यह है दोस्तों कि आज के जो शिफ्ट में वो कैब पूछे गए हैं वो सारे के सारे प्रीवियस शिफ्टों से ही रिपीट हुए हैं। तो हो सकता है कि आगे आने वाले जो शिफ्ट है उनमें भी आपको इन शिफ्ट के एनालिसिस का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, तो एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। इसके अलावा दोस्तों, जितने भी अभी तक एनालिसिस हुए हैं और आज का जो एनालिसिस है, इन सभी का क्वेश्चन पेपर मैंने अपने वेबसाइट examgurujob.com पर अपलोड कर रखा है। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप इसका PDF फाइल जरूर डाउनलोड कर लेना। और साथ ही में दोस्तों, मैंने अपने एग्जाम गुरु के दूसरे चैनल पर इसके रिजल्ट और कट ऑफ के लेकर एक वीडियो अपलोड किया है। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, तो आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर देखें और मेरे सेकंड वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहां पर मैं आपको जितने भी आपके इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है उसके रिगार्डिंग वीडियो दूंगा और इस चैनल पर आपके सारे क्लासेस चलेंगे। चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करते हुए आज का एनालिसिस वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले इंग्लिश में आपके क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। इंग्लिश में पहला क्वेश्चन आया था दोस्तों कि डिलीशियस का सिनोनिम यानी कि सिमिलर वर्ड क्या होगा। दोस्तों, आप लोगों ने बचपन से पढ़ते आया होगा डिलीशियस का मतलब क्या होता है। कोई भी स्वादिष्ट वस्तु को हम डिलीशियस बोलते हैं या फिर इसे टेस्टी बोलते हैं। तो अगर बात करें इसके सिनोनिम्स की तो यह हो जाएगा आपका इंजॉयबल, यानी कि जिसे हम इंजॉय करें, आनंद उठा सकें। और सेकंड सिनोनिम इसका टेस्टी हो जाएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था वो था एंटोनिम ऑफ एडमोनिस। एडमोनिस का दोस्तों आपको अपोजिट वर्ड बताना है। तो एडमोनिस का मतलब होता है किसी को भी रोक देना या फिर किसी पर भी रोक लगाना। तो इसके जस्ट अपोजिट वर्ड हो जाएंगे अलाउ करना और परमिट करना। और दोस्तों, जहाँ तक मुझे पता है कि आपके जो क्वेश्चन हैं उनके ऑप्शन में परमिट वर्ड दिया गया था और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद आपका वन वर्ड आया था एक, अ प्लेस वेयर आर्मी लिव्स, यानी कि वैसी जगह जहाँ पर आर्मी रहती है। तो बहुत ही ईजी लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, इसे हम बोलते हैं बैरक। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि सिंपल का नाउन क्या होगा। दोस्तों, सिंपल का नाउन आपको बताना है, तो यह हो जाएगा आपकी सिंपलिसिटी। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया था करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। ये देखो, आपका जो स्केप गोट है ना, यह वर्ड आपका 24 जुलाई को या फिर 25 जुलाई को किसी शिफ्ट में पूछा गया है और बिल्कुल सिमिलर वर्ड, सेम क्वेश्चन आपका फिर से आज के शिफ्ट में रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर फिर से आपको स्केप गोट का करेक्ट स्पेलिंग बताना था। यह होगा दोस्तों आपका SCAPEGOAT। तो जिन लोगों ने भी पिछले शिफ्ट का एनालिसिस देखा होगा उन्होंने आज बाकी सारे स्टूडेंट की तुलना में 3 से 4 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा सॉल्व किए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे आज की शिफ्ट में। तो अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर आया था वो है डैश योर फादर एंड मदर हेल्प यू। यहाँ पर आप सभी लोगों को हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, क्या आएगा। तो यहाँ पर बात हो रही है फादर एंड मदर, दो लोगों की ना, दैट मीन्स कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब में यूज करना होगा। और सेंटेंस आपका प्रेजेंट टेंस में है, तो हम यहाँ पर आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था वो था सिनोनिम ऑफ इनक्यूसिटिव। ठीक है, इनक्यूसिटिव का सिनोनिम आपको बताना है। इनक्यूसिटिव का सिनोनिम तो यह आपका हो जाएगा दोस्तों इंटरेस्ट या फिर क्यूरियस। इसका मतलब होता है जिज्ञासु व्यक्ति। और दोस्तों, इंटरेस्ट, क्यूरियस, इन सारे चीज़ों का जो मतलब है और इसका सिनोनिम एंटोनिम है, ऑलरेडी मैं आपको हर एक शिफ्ट में कंप्लीट करवाते आ रहा हूँ, जहाँ जहाँ पर भी इन सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, फिर से कल का शिफ्ट वाला ही रिपीट हुआ है। आपको पता होगा कि पिछले दिनों भी एस्टोनिस्ट के साथ में प्रीपोजिशन यूज करने के लिए आया था क्वेश्चन में, और आज फिर से बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन पूछ लिया गया है। आई वॉज एस्टोनिस्ड डैश हिज फेलियर। तो दोस्तों, एस्टोनिस्ट के साथ में हमेशा से एट आता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। और पिछले जो क्वेश्चन आए थे उनमें भी कुछ इसी प्रकार से था, एस्टोनिस्ट वर्ड दिया गया और उसके आगे प्रीपोजिशन यूज करना था और फिर आपके ऑब्जेक्ट थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर 9th नंबर में आया है सेंटेंस एरर का, इफ़ इट रेन सी विल नॉट कम। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो है ना कंडीशनल क्लाउज क्या है, इफ़ इट रेन। यहाँ पर एक कंडीशन लगा दिया गया कि यदि बारिश होती है तब, और मेन जो क्लाउज है वो है यहाँ पर सी विल नॉट कम, यानी कि वह नहीं आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखो आप ध्यान से,
रेन जो है ना वहाँ पर हमें सिंगुलर फॉर्म में यूज करना होगा, तो इसे हम रेन्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो आपका जो कंडीशनल क्लाउज है इसमें रेन को रिप्लेस कर दो रेन्स से, आपकी सेंटेंस पूरी तरह से सही होगी। आफ्टर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, दे इलेक्टेड हिम प्राइम मिनिस्टर, यानी कि यहाँ पर आपको दोस्तों एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, ही वॉज इलेक्टेड बाई देम। ठीक है, ही वॉज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बाई देम। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि जब भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो इसे पास्ट में आपको कन्वर्ट कर देना होता है, और जो आपका हिम है वो यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा ही। वाज के साथ में इलेक्टेड वर्ब का तीसरा फॉर्म ही लगता है, प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी दिया हुआ है, और वाई लगाकर हम दे को कन्वर्ट कर देंगे देम में। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया है, आई एम नॉट वेल्दी सो आई कैन नॉट बाई अ एक्सपेंसिव मोटर बाइक। इसमें आपको बताना है कि किस पार्ट में इरर है, और अगर किसी भी पार्ट में इरर नहीं तो आप डी ऑप्शन सेलेक्ट करो, नो इरर का। तो यहाँ पर देखो आई एम नॉट वेल्दी बिल्कुल करेक्ट है, सो आई कैन नॉट बाई यहाँ तक भी बिल्कुल करेक्ट है। अ एक्सपेंसिव मोटर नहीं होगा, एक्सपेंसिव के पहले एन आर्टिकल का यूज किया जाएगा। सो इस क्वेश्चन में आपको लोगों को ऑप्शन नंबर सी टिक आउट करना था, ए को रिप्लेस कर देते एन के साथ में। इसके बाद 12th नंबर क्वेश्चन आया था कि रेवेज्ड का सिनोनिम आपको बताना है, और दोस्तों यह वर्ड भी आपका प्रीवियस के शिफ्ट में पूछा जा चुका है। रेवेज्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नुकसान पहुंचाना या फिर ध्वस्त कर देना। तो इसके सिमिलर वर्ड हो जाएंगे डैमेज या फिर डेमोलिश। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था डैश एक्सपीरियंस्ड पर्सन। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एन आर्टिकल यूज करना है। अभी मैंने आपको ऊपर में बताया है ना, एक्सपेंसिव वॉवेल है, ठीक है, इसके पहले एन आर्टिकल का यूज करेंगे। फिर से एक्सपीरियंस्ड आपका वॉवेल है तो इसके पहले हम एन आर्टिकल का यूज करेंगे। तो एक ही कॉन्सेप्ट पर आपके दो क्वेश्चंस एक ही शिफ्ट में पूछ लिए गए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका नरेशन का है, और यह नरेशन का रूल भी दोस्तों मैंने आपको शायद परसों के शिफ्ट में करवाया था। द वेटर सेड द मील इज रेडी। जब भी आपके नरेशन में सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस दिया रहता है, आपको कुछ नहीं करना होता, बस इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का यूज करना है, और जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपका वर्ड था उसे आपको सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर देना है। सो द वेटर सेड जैसे है वैसे ही हम लिख देंगे, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बाद दैट का यूज करेंगे, एंड आपका जो ऑब्जेक्ट है द मील इज रेडी इसे कन्वर्ट कर देंगे सिंपल पास्ट टेंस में। दैट मीन्स कि द फाइनल आंसर विल बी द मील वाज रेडी। आफ्टर देन क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एबोलिश। एबोलिश का एंटोनिम आप सबको बताना है। तो एबोलिश का मतलब है दोस्तों यहाँ पर किसी भी चीज़ को बिगाड़ना या फिर किसी भी चीज़ को नष्ट कर देना। सो इट्स एंटोनिम विल बी क्रिएट एंड रिटेन। दैट मीन्स टू गेन समथिंग और टू रिकलेक्ट समथिंग। आफ्टर देन क्वेश्चन नंबर 16, अनइनवेबल का सिनोनिम आपको बताना है। और दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपके पैसे से पूछा गया था, यानी कि जो आपके पैसे आए थे एग्जाम में उन्हीं पैसेज के बीच से अनइनवेबल का सिनोनिम पूछ लिया गया है। सो इसका मतलब होता है दोस्तों आनंददायी, यानी कि जो कष्टदायी हो। सिमिलर वर्ड की बात करें तो अनप्लीजेंट हो जाएगा, और दूसरा आपका अनडिजायरेबल होगा। सो गाइज यहाँ पर टोटल 16 क्वेश्चंस मुझे इंग्लिश का मिले थे, जिनका सॉल्यूशन मैंने आपको करवा दिया है। सो नाउ विल मूव टू द जीके सेक्शन, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द जीके विल बी जीके इज कैपिटल ऑफ मलेशिया। मलेशिया का कैपिटल आप सभी को बताना है। सो यहाँ पर मलेशिया का कैपिटल है दोस्तों कुआलालंपुर। और अगर बात करें यहाँ की करेंसी की, तो मलेशिया का करेंसी है मलेशियन रिंगित। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। यह क्वेश्चन पूछा गया था आज के मॉर्निंग शिफ्ट में। तो दोस्तों मजदूर दिवस यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 1 मई को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, भारत का जो कैलेंडर है यानी कि भारतीय कैलेंडर है पंचांग, वो किस पर आधारित होता है। दोस्तों जो भी इंडियन कैलेंडर है वो सारे के सारे आपके शक संबंध पर आधारित होते हैं। और यह क्वेश्चन मैंने आपको जब एक टॉप 500 का सीरीज चलाया था जिसमें 6 से 7 वीडियोज अपलोड किए थे, वहाँ पर आपको सॉल्व भी करवाया है। इसके बाद देखो एग्जाम से जस्ट 2 दिन पहले मैंने आपको करंट अफेयर्स कंप्लीट करवाया था, और वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के विजेता कौन हैं। इससे पहले दोस्तों जितने भी स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आपके आए हैं वो सारे के सारे 2021 के पूछे गए थे, लेकिन आज का शिफ्ट मैंने इसलिए बोला कि ईजी है क्योंकि यहाँ पर आपके क्वेश्चंस के लेवल तो ईजी हैं ही, साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स आए हैं वो भी आपके 2022 के आए थे, जो कि ऑलरेडी आपने पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पर 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब मिला है दोस्तों राफेल नडाल को, और हो सकता है आगे आने वाले शिफ्टों में वुमेन्स सिंगल टाइटल का खिताब पूछ लिया जाए। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मेंस का टाइटल मिला है राफेल नडाल को, एंड वुमेन्स टाइटल मिला है एशले बार्टे को। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर आया गया था वो केमिस्ट्री का था, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, और जिन लोगों ने भी 9th क्लास में या फिर 11th क्लास में पढ़ाई अच्छे से की होगी उन्हें मालूम होगा।
इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया गया था जे थॉमसन के द्वारा और यह आपका एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। इसके बाद आपके हो सकते हैं अगले शिफ्ट में पूछ लिया जाए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो प्रोटॉन खोजा गया था दोस्तों रदरफोर्ड के द्वारा, जो कि एक पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है। एंड आपके न्यूट्रॉन जो है वो आपके बिल्कुल न्यूट्रल होती है, यानी कि ना तो यह पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। इसकी खोज की गई थी जेम्स चैडविक के द्वारा। तो तीनों डिस्कवरीज के नाम आप सभी लोग याद रखिए। नेक्स्ट आपका एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आया था कि कुचिपुड़ी जो डांस फॉर्म है वो किस स्टेट से बिलोंग करता है। यह बिलोंग करता है दोस्तों आंध्र प्रदेश से। आफ्टर देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है एलिफेंटा की गुफाएं। ठीक है, एलिफेंटा की जो गुफा है वो कहाँ में लोकेटेड है। दोस्तों यह गुफा लोकेटेड है आपकी मुंबई में। और इसके बाद जो 8th क्वेश्चन आया है, मुझे अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया कि क्वेश्चन पूछा गया था या फिर नहीं गया था, लेकिन सिमिलर क्वेश्चन मेरे भी शिफ्ट में पूछे गए थे 25 जुलाई को। तो हो सकता है कि यह क्वेश्चन आपके आज वाले शिफ्ट में भी आया होगा। आप हमें कमेंट करके कंफर्म कर देना। मेरे शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि 1024 KB इक्वल टू क्या होगा। तो यह होगा आपका 1 MB। और आज के क्वेश्चन में पूछ लिया गया था कि 1 TB यानी कि टेराबाइट इक्वल टू हाउ मच GB। सो 1 टेराबाइट इक्वल होता है 1024 GB यानी कि 1024 GB के बराबर। इसी के साथ दोस्तों आपके जीके के भी सारे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब लास्ट में हम मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे। तो रीजनिंग में सबसे पहला आपका एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन आया था। इस नंबर सीरीज में क्या है, 1, 5, 16, 31, 47, 78, 125 इस तरह से सीरीज आगे बढ़ रही है। और आपको बताना है कि 125 के बाद x की जगह पर क्या आएगा। अगर आप देखोगे तो इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने पर कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है, या फिर ऐड करने पर यहाँ पर अगर हम देखें तो किस प्रकार से रिलेशन बनेगा। 1 में अगर आप 15 को ऐड करोगे तो आपको अगला टर्म मिल जाता है 16। इसी तरह से अगर आप 15 और 16 को ऐड करोगे तो अगला टर्म मिल जाता है 31। वापस से आप अगर 16 और 31 को ऐड करोगे तो 47, 47 और 78 को ऐड करोगे तो 125। दैट मीन्स कि हमारा जो x की जगह वैल्यू आना चाहिए उसमें हम लास्ट के सेकंड दोनों टर्म को ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट टर्म आपका 125 है एंड सेकंड लास्ट टर्म है 78। दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 302 यानी कि 203 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखो टाइम एंड वर्क का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था। तो आप हमें कमेंट करके बताना कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है या फिर नहीं किया है और आपका आंसर क्या आया था। क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि एक आदमी और एक लड़का दोनों मिलकर किसी काम को 5 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। इस काम को समाप्त करने के एवज में उन्हें 800 रुपये का मेहनताना मिलता है और जो एक आदमी है वो बच्चे से 3 गुना ज़्यादा मेहनती है। तो आपको बताना है कि उस बच्चे का एक दिन का वेज क्या होगा। दोस्तों मैंने 1-2 कैंडिडेट से बात किया और उन लोगों ने गलती क्या की है ना कि यहाँ पर इस जो बॉय है उसका टोटल वेज निकाला और वही वहाँ पर ऑप्शन में टिक आउट करके चलाया है। लेकिन आप अगर लास्ट लाइन को ध्यान से पढ़ोगे तो केवल एक दिन का वेज निकालना है। तो एक दिन का वेज यहाँ पर कैसे निकलेगा वो समझिए। सबसे पहले तो मान लो कि लड़का जो है वो x यूनिट काम करता है, तो जो वहाँ पर एक आदमी है जो मेन है वो 3x यूनिट काम करेगा क्योंकि वो 3 गुना ज़्यादा दक्ष है बॉय से। अगर लड़का 1 यूनिट काम कर रहा है और जो बॉय है मेन है वो 3 यूनिट काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा होगा, 4 यूनिट काम कर रहा होगा। तो 5 दिन में दोनों मिलकर कितने काम कर लेंगे, 5 दिन में जो टोटल काम करेंगे दोनों मिलकर वो 20 यूनिट करेंगे क्योंकि एक दिन में 4 यूनिट तो 5 दिन में 20 यूनिट। अब बताओ हमें निकालना किसका है, हमें लड़के का वेज निकालना है ना। तो जिसका भी वेज निकालना होता है वो जितना यूनिट काम किया है टोटल 5 दिन में उसे हम ऊपर लिख देंगे। तो लड़का एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है यानी कि 5 दिन में 5x यूनिट काम किया होगा। नीचे हम लिखेंगे जितना हमारा टोटल काम था, यानी कि काम हमारा था 20x यूनिट और मल्टीप्लाई करना होता है जो आपका वेज मिला है उससे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेज से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या क्या कैंसिल हो रहा है, x से x कैंसिल हो गया, 20 से 800 कैंसिल होगा 40 बार में। और अगर हम 40 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या पता मिलेगा, 200 मिलेगा। यानी कि दोस्तों उस लड़के का जो टोटल वेज है ना वो है यहाँ पर 200 रुपये। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया कि एक दिन का वेज बताओ। तो अगर वो 200 रुपये कमाता है 5 दिन काम करके तो एक दिन का वेज क्या होगा, 200 डिवाइडेड बाई 5 दैट मीन्स कि 40 रुपीज़। सो जिन लोगों ने भी इस क्वेश्चन का 40 टिक आउट किया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आपने 200 टिक आउट करके आया होगा और एक दिन का वेज पूछा गया है एग्जाम में तो आपका आंसर वहाँ पर गलत हो गया होगा। इसके बाद दोस्तों एक और क्वेश्चन है आपका मेंसुरेशन का। यह भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि एक रेक्टेंगुलर लॉन है, यानी कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ है 50 मीटर एंड विड्थ है 35 मीटर। अगर इस रेक्टेंगुलर फील्ड के चारों ओर
एक 2 मीटर चौड़े रास्ते का निर्माण किया जाता है तो उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, दैट मीन्स कि उस रास्ते का एरिया आपको फाइंड करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको करवाया भी है। जिन लोगों को नहीं पता कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। मान लो कि सबसे अंदर में हमारा ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, यही हमारा फील्ड है ना, जिसका लेंथ ऑलरेडी हम लिख चुके हैं 50 मीटर और विड्थ है 35 मीटर। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया कि इसके चारों ओर 2 मीटर एक चौड़े सड़क का निर्माण होता है। तो अगर इतने दूर का दूरी 35 मीटर है और यहाँ तक का हम दूरी कैलकुलेट करेंगे तो 2 मीटर इधर और इधर का 2 मीटर इधर। दैट मीन्स कि जो बड़ा वाला रेक्टेंगल यहाँ पर हम फॉर्म होगा रास्ता बनने के बाद, उसका विड्थ क्या हो जाएगा, 2 + 2 4 मीटर और बीच वाला 35 मीटर यानी कि 39 मीटर। इसी तरह से अगर यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर है तो इधर भी 2 मीटर एक्स्ट्रा और इधर भी 2 मीटर एक्स्ट्रा, क्योंकि जो पाथ है वो तो 2 मीटर चारों ओर है। तो हमारा जो लेंथ हो गया ना वो भी क्या हो जाएगा, 50 पहले से था, 2 + 2 4 और हो गया यानी कि 54 मीटर। अब हम आसानी से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे और बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। अगर दोनों को घटा देते हैं तो बीच वाला जो रेक्टेंगल का एरिया है वो तो हमारा चला जाएगा और जो बचा हुआ रह जाएगा वो हो जाएगा आपका पाथ का एरिया। तो अंदर के रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए लेंथ इंटू विड्थ फॉर्मूला का यूज करेंगे, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ है आपका 50 मीटर एंड विड्थ है 35 मीटर। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 1750 मीटर स्क्वायर इसका एरिया। अब हमें एरिया निकालना है इस लॉन का और इसके बाहर के रास्ते का, दोनों को मिक्स। तो मिक्स में मैंने आपको लेंथ बता ही दिया था 54 है और विड्थ आपका 39 है। तो करना क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा 2106 मीटर स्क्वायर। हमें निकालना है केवल पाथ का एरिया। तो हम क्या करेंगे, जो पूरे लेन का एरिया है उसमें से अंदर वाले फील्ड का एरिया घटा देंगे। दैट मीन्स कि जो पाथ का एरिया है वो है 356 मीटर स्क्वायर। कई बार क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है दोस्तों कि यहाँ पर यह दे दिया जाएगा ना कि इस पाथ को कंस्ट्रक्ट करने में 2 रुपये प्रति मीटर का खर्च आता है। तो आपको बताना है कि इस पूरे पाथ को बनाने में कितना खर्च आएगा। तो अगर 1 मीटर निर्माण करते हैं हम पाथ का तो हमें 2 रुपये का खर्च आ रहा है। दैट मीन्स कि हमारा जो टोटल एरिया है वो है 356 मीटर का, यानी कि इतने मीटर का पाथ बनना है। तो इसमें अगर हमें 2 मीटर का पर मीटर 2 रुपये का खर्च आ रहा है तो इतना मीटर का क्या हो जाएगा, इंटू 2 कर देंगे और जो भी आपका अमाउंट आएगा वही यहाँ पर खर्च हो जाएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर मैथ्स में पूछा गया है वो भी बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे अभी तक नहीं पता चल पाया है, लेकिन जहाँ तक मिला है उसके अनुसार से आपका कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो पूछा था कोन और सिलेंडर का। तो सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, जिसे आप हिंदी में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हो, यह है 2πRh और कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया πRL है, जिसमें L का वैल्यू होता है √h² + r²। दैट मीन्स कि h हाइट इज ऑफ कोन एंड r इज द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। तो अगर क्वेश्चन में कुछ डेटा दिया हुआ होगा तो आप यहाँ पर डेटा को इंटर करना, रेडियस और हाइट को, और आप आंसर निकाल कर रेशियो लिख देना। अगर डेटा नहीं होगा तो डायरेक्ट फार्मूला को आप रेशियो में ले लोगे तो आपका आंसर आएगा L/2h। सो गाइज, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिले थे मैथ्स, रीजनिंग, जीके एंड इंग्लिश के, उन सभी का क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैंने इस वीडियो में आप सभी को करवा दिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ में दोस्तों कट ऑफ का वीडियो का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, उस पर जाकर आप उस वीडियो को देखें और आप इसका PDF भी डाउनलोड करना ना भूलें। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जिनका भी एग्जाम पेंडिंग में अभी तक है, बचा हुआ है, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।